हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। ईरान ने मुल्क भर में होने वाले हालिया दंगों को भड़काने और अंदरूनी मामलात में दखल देने के इल्ज़ाम में यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के सीनियर अफसरान पर पाबंदियों का ऐलान किया है। हाल ही में इन मुल्कों के जरिए ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के जवाब में तेहरान ने ये कार्रवाई की है। उधर हमास ने इजराइल के जुल्म के खिलाफ फिलिस्तीनियों के इकट्ठे होने की अपील करते हुए कहा है कि वो अल-कुद्स यानी जेरूसलम और मस्जिद अल-अक्सा के खिलाफ इजराइल की साजिशों को कभी पूरा नहीं होने देगा। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बड़े होटल पर होने वाला टेररिस्ट हमला खत्म होने की खबर है। इस हमले में 4 टेररिस्ट और 1 फौजी मारा गया है। इस होटल में ज्यादातर चीनी कारोबारी आकर ठहरते हैं। ये हमला कल शाम शुरू होकर आज सुबह खत्म हुआ है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि खबर को नजदीक तरीन सोर्सेज से हासिल किया जाए ताकि वेस्टर्न मीडिया के प्रोपेगेंडे से बचा जा सके। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बदल रहे हैं। अब तक अमेरिका और यूरोपीय मुल्क दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगाते थे, लेकिन ईरान ने इन एक तरफा कार्रवाइयों का रुख बदल दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने मुल्क में दंगे भड़काने का इल्जाम लगाते हुए यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के दर्जनों अफसरान और इंस्टीट्यूशंस पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ईरान के अंदरूनी मामलात में दखल देने, टेररिस्ट हमलों को सपोर्ट करने और खतरनाक दंगों को उकसाने पर दर्जनों यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश अफसरान और इंस्टीट्यूशंस पर तेहरान के जरिए नई पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री के पर्सन नासिर कानानी ने कल अपने बयान में कहा है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुतल्लिका अफसरों की तरफ से इजाजत के बाद कानून और पाबंदियां लगाने के ढांचे के तहत और जैसे को तैसा कदम उठाते हुए कई यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पर पाबंदियां लागू की हैं। उन्होंने कहा है कि टेररिज्म और टेररिस्ट ग्रुप्स को जानबूझकर दी गई सपोर्ट और मुल्क में गड़बड़ी और नफरत के लिए उकसावे से ईरान के खिलाफ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। ईरान यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है और यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश सरकार की सपोर्ट उन लोगों और इंस्टीट्यूशंस के कामों को रोकने में नाकामी को उनकी इंटरनेशनल जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी मानता है। इसलिए ईरान उन्हें इस सिलसिले में जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराता है। खबर के मुताबिक ब्रिटेन के 4 लोगों और 13 इंस्टीट्यूशंस जिन पर सफर की पाबंदी और प्रॉपर्टीज को सीज किए जाने का ईरान ने फैसला किया है, उनमें रॉयल एयरफोर्स मैनविथ हिल, बहरीन में यूनाइटेड किंगडम नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, ब्रिटिश कमेटी फॉर ईरान फ्रीडम, टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज, ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इमिग्रेशन रॉबर्ट जेनरिक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर एंटनी डेविड रेडकिन और मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के सीनियर डिफेंस सलाहकार और नॉर्थ अफ्रीका में एयर मार्शल मार्टिन एलियट सैमसन शामिल हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने 10 यूरोपीय यूनियन के अफसरान के साथ साथ 5 इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पाबंदियों का भी ऐलान किया है, जिनमें से अमेरिकी सरकार के जरिए फंडेड रेडियो फ्री यूरोप के फारसी जबान के रेडियो फरदा और एम्स्टर्डम में मौजूद रेडियो जमाने के फारसी सर्विस रेडियो लिबर्टी, फ्रांसीसी वीकली मैगजीन चार्ली हेब्डो, अमेरिकी जॉइंट स्टाफ के जर्मन पब्लिक रिलेशन अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ट्रॉटरमैन, यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर हन्ना न्यूमैन और फ्रांसीसी पॉलिटिशियन बर्नार्ड कॉचनर शामिल हैं। आपको बता दूं कि सितंबर में 22 साल की कुर्द खातून महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में होने वाले प्रोटेस्ट और दंगों में अब तक वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक कम से कम 488 लोग मारे जा चुके हैं और 18,200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान सरकार का कहना है कि दंगों के दौरान होने वाले हमलों में दर्जनों सिक्योरिटी जवान मारे गए हैं, जबकि बड़ी तादाद में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है। 26 अक्टूबर को
شیراز میں شاہ چراغ درگاہ میں داعش ٹیررسٹ کے حملے میں کم سے کم 15 لوگ مارے گئے تھے اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد 16 نومبر کو مغرب کے وقت خوزستان صوبے کے ایزے شہر میں ایک بھیڑ بھرے بازار میں ٹیررسٹ حملے میں کم سے کم 7 لوگ مارے گئے تھے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ کل قبضے والے ویسٹ بینک کے جنین شہر میں اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینی ریفیوجی کیمپ میں گرفتاری کی کارروائی کے دوران ایک 16 سال کی فلسطینی لڑکی زما مجدی اسم زکرلا کی موت کے بعد حالات اور خراب ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فوج کی غلطی سے زکرنا کی موت ہونے کے امکان ہے اور اس واقعے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کم عمر لڑکی کی موت کی ذمہ داری طے ہونی چاہیے۔ اس موقع پر حماس نے کہا ہے کہ فلسطینی کبھی بھی اسرائیل کو القدس اور مسجد الاقصی کے لیے سازشوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حماس کے قیام کی 35ویں سالگرہ کے موقع پر فلسطینی ریزسٹنس گروپ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قسم کھائی ہے کہ فلسطینی لوگ اسرائیلی سازشوں کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ ہانیہ نے کل ٹیلی ویژن پر کی گئی تقریر میں کہا کہ فلسطینی لوگ کبھی بھی اسرائیلی سازشوں، خاص طور سے القدس کے پاک شہر اور الاقصی مسجد کو نشانہ بنانے والی سازشوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطینی القدس یعنی یروشلم شہر کے پوروی حصے کو اپنے مستقبل کے ملک فلسطین کی راجدھانی مانتے ہیں، جبکہ اسرائیل پورے شہر کو اپنی راجدھانی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے اس دعوے پر مہر لگاتے ہوئے اپنی ایمبیسی تیل اویو سے یروشلم میں شفٹ کر لی ہے۔ حالانکہ اب سے پہلے امریکہ نے اسرائیل فلسطین امن بات چیت میں یروشلم کے پوروی حصے کو فلسطین کی راجدھانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے یروشلم کو اپنی راجدھانی ہونے کے دعوے کے مطابق القدس کے آس پاس فلسطینیوں کے آنے جانے پر سب سے سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جس میں الاقصی مسجد میں عبادت کرنے کا ان کا حق بھی شامل ہے۔ الاقصی مسجد مسلمانوں کا تیسرا سب سے پاک مقام ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی قابض فوج غیر قانونی رہنے والے یہودیوں کو سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں، جو فلسطینیوں کو اکسانے کے لیے اکثر مسجد الاقصی پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ ہمارے اور ہر جگہ فلسطینی لوگوں کے لیے القدس کا معاملہ سب سے پہلی ترجیح رہے گا۔ حماس نے اسرائیل کے قبضے سے فلسطین کی آزادی کے معاملے میں صاف اور اٹوٹ پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور زائونی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ والی جنگ کے دوران فلسطین کے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ 1967 میں ایک اور جنگ کے دوران اسرائیل نے زیادہ فلسطینی زمین پر قبضہ کر لیا، جن میں ویسٹ بینک اور غزہ شامل ہیں۔ ویسٹ بینک میں موجود القدس یعنی یروشلم شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی بھی موجود ہے۔ عرب اس شہر کو القدس کہتے ہیں۔ تب سے اسرائیل نے قبضے والے علاقوں پر سینکڑوں یہودی بستیاں بنائی ہیں اور وہاں فلسطینی لوگوں پر سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ 2005 میں فلسطینی ریزسٹنس کی کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیل غزہ سے واپس ہو گیا، لیکن غزہ کو چھوڑنے کے 1 سال بعد سے اسے پوری طرح سے زمینی، ہوائی اور نیوی کی گھیرا بندی کے تحت رکھا ہوا ہے۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ حماس لمبی مدت سے اسرائیل کے قبضے اور اس کی سازشوں کے خلاف ملک اور غیر ملکوں میں فلسطینی لوگوں کے اتحاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ حماس نے سبھی عرب اور مسلم ملکوں کے ساتھ کھلے پن کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے اور اسی پالیسی کی بنیاد پر فلسطینی معاملہ پوری عرب اور مسلم دنیا کے لیے مرکزی معاملہ ہے۔ سبھی ملکوں کے ساتھ بیلنس تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس بیچ اسماعیل ہانیہ نے ان ہزاروں فلسطینی قیدیوں سے جو اسرائیلی جیلوں میں سڑ رہے ہیں وعدہ کیا ہے کہ حماس اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کی ادلا بدلی کے ذریعے ان کی آزادی کے لیے پابند ہے۔ ہانیہ نے قطر میں چل رہے فیفا ورلڈ کپ کے دوران فلسطینی لوگوں کے ساتھ اتحاد ظاہر کرنے اور اسرائیل کے قبضے کو خارج کرنے کے لیے عرب عوام کی تعریف کی۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر کی طرف۔ افغانستان کی راجدھانی کابل میں کل شام ایک ہوٹل پر شروع ہوا حملہ آج صبح ختم ہو گیا۔ تولو نیوز کے مطابق طالبان حکومت اسلامک امارات کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ کابل کے شہر 9 علاقے میں ایک ہوٹل پر حملہ 3 حملہ آوروں کے مارے جانے کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ ان سے پہلے ایک سیکیورٹی افسر نے کنفرم کیا تھا کہ بندوق بردار حملہ آوروں نے کل منڈے کو
को काबुल शहर के शहर 9 इलाके में एक होटल पर हमला किया है। काबुल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन खालिद ज़ादरान ने कहा है कि काबुल होटल नाम की इमारत में जहां आम लोग रहते हैं, शैतानी एलिमेंट्स के जरिए हमला किया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक होटल से सभी मेहमानों को महफूज निकाल लिया गया है और हमले में कोई गैर मुल्की नहीं मारा गया है। उन्होंने कहा कि फ्लैट से कूदने वाले सिर्फ 2 गैर मुल्कियों को चोटें आई हैं। एक सरकारी सोर्स ने तोलो न्यूज़ को बताया है कि 4 हमलावर थे और उनमें से एक ने सिक्योरिटी गेट पर खुद को उड़ा लिया। सोर्सेज ने कहा कि 3 और हमलावरों को इस्लामिक अमीरात फोर्सेज ने मार गिराया है। इस्लामिक अमीरात फोर्सेज के एक मेंबर की मौत हो गई और 3 और जख्मी हो गए। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। होटल के नजदीक रहने वाले एक शख्स ने तोलो न्यूज़ को बताया कि 2 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई और उसके बाद कई छोटे छोटे धमाके हुए। उन्होंने बताया कि ये इमारत चीनी शहरियों की है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में इमारत के एक हिस्से में आग लगी हुई दिख रही है। आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार टकराव की हालत बनी हुई है। ताकत का बैलेंस तेजी से बदल रहा है। ईरान ने अमेरिकी और वेस्टर्न पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की की है कि अब वो वेस्टर्न मुल्कों के सरकारी अफसरान और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ पाबंदियां लगाने के फैसले ले रहा है। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप, खास तौर से हमास, इजराइल की साजिशों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और इजरायली साजिशों को नाकाम करने की खुलकर बात कर रहा है। उधर अफगानिस्तान से अगस्त 2021 में अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद एक बार फिर टेररिस्ट हमले तेज किए जा रहे हैं। अब से पहले हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका की मर्जी से सीरिया के इदलिब शहर से दाइश के टेररिस्ट को अफगानिस्तान पहुंचाया गया था ताकि जब भी तालिबान अमेरिका की मर्जी के खिलाफ चले, अफगानिस्तान में गड़बड़ी की जा सके। अमेरिका, यूरोप और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की लगातार कोशिश रही है कि मिडिल ईस्ट और इलाके के मुस्लिम मुल्क अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनके इशारे पर काम करें ताकि वो न सिर्फ इन मुल्कों के नेचुरल रिसोर्सेज लगातार लूट सकें बल्कि इजराइल को और ज्यादा महफूज किया जा सके। लेकिन हालात बिल्कुल इसके बरखिलाफ जारी हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।